प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, कल 23 दिसंबर 2023 को आप सभी का क्लास 8 का सामाजिक विज्ञान का यहाँ पे हाफ ईयरली एग्ज़ाम है। और इस वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान के वेरी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। पिछले वीडियोस में मैंने आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवा दिया है और इस वीडियो में हम केवल सब्जेक्टिव करेंगे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है बच्चा। और इस वीडियो का टारगेट है 100 लाइक। यदि इस वीडियो पे 100 लाइक आता है तो इसकी पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। जल्दी से जाइए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और 100 लाइक तक इस वीडियो को कीजिए, आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला दे रखा है, संविधान में वर्णित किन्हीं 5 मौलिक कर्तव्यों को लिखें। आप सभी जानते हो कि भारतीय संविधान द्वारा हमें मौलिक कर्तव्य भी प्राप्त है और मौलिक अधिकार भी प्राप्त है। तो हमें 5 मौलिक कर्तव्यों को लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे, पहला, भारत के संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखना। दूसरा, संविधान का पालन और उसके आदर्श संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना। तीसरा, देश की रक्षा और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना। चौथा, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं संवर्धन करना। और पांचवा, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना। ये हमें मौलिक कर्तव्य है, हमारे मौलिक कर्तव्य है। तो आप सभी यहाँ पे नोट कर लीजिए। दूसरा प्रश्न दिया गया है, मानव अधिकार से आप क्या समझते हैं? तो इसमें लिखेंगे बच्चा कि वैसे अधिकार जो व्यक्ति को उसके जन्म से प्राप्त होते हैं मानव अधिकार कहलाते हैं। इस प्रकार के अधिकारों को कोई भी सामाजिक या राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन नहीं कर सकती। मानव अधिकार से तात्पर्य उन सभी अधिकारों से हैं जो व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता एवं प्रतिष्ठा से जुड़े हैं। इन्हें हम मानवाधिकार कहते हैं। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? ये भी इम्पोर्टेंट है। तो लिखेंगे, भारत का बिस्मार्क और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, व्यक्ति की गरिमा की रक्षा के लिए संविधान में क्या प्रावधान किए गए हैं? तो यहाँ पे हम लिखेंगे, व्यक्ति की गरिमा की रक्षा के लिए संविधान में अनुच्छेद 17 एवं अनुच्छेद 32 प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 17 के अनुसार किसी भी व्यक्ति के साथ छुआछूत का भेदभाव नहीं किया जा सकता। अगर कोई उल्लंघन करता है तो उसे सजा मिलती है। ठीक है, ये दंडनीय है। अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा था। इसके अंतर्गत मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकता है। यहाँ पे ये दोनों बातें आपको याद रखनी है, अनुच्छेद 17 और उसके क्या प्रावधान है और अनुच्छेद 32 और उसके अनुसार क्या प्रावधान है। ये दो बातें आपको याद रखनी है। समाजवाद से क्या तात्पर्य है? तो इसमें लिखेंगे, समाजवाद का तात्पर्य है कि भारत में रह रहे हर वर्ग नागरिक को महसूस हो कि वह समान है ना, एक समान है। छठा प्रश्न है, राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 250 सदस्य हो सकते हैं। सातवां प्रश्न है, भारतीय संसद की संरचना एवं कार्यों का वर्णन करें। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, भारतीय संसद का गठन अनुच्छेद 89 में किया गया है। संसद के 3 प्रमुख अंग राज्यसभा, लोकसभा तथा राष्ट्रपति है। इसमें आप सभी कई सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को कर लोगे। अनुच्छेद का गठन कब किस में किया गया है संसद का, तो ये याद रखिएगा। कितने अंग हैं? तो 3 अंग हैं। ये सभी भी आप याद रखिएगा। संसद के प्रमुख 3 अंग राज्यसभा, लोकसभा तथा राष्ट्रपति होते हैं। भारतीय संसद के निम्न कार्य हैं।
का कानून बनाना, खा वित्त पर नियंत्रण रखना, गा बजट बनाना तथा पास करना, घा देश के आंतरिक व बाहरी मामलों की समीक्षा करना। ये 4 कार्य आप याद रखेंगे। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। यदि इसमें 100 लाइक हो जाता है तो इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो 100 लाइक तक पहुंचाइए, आपको इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। 8वां प्रश्न है, सामाजिक न्याय क्या है? तो लिखेंगे यहाँ पे, सामाजिक न्याय से अर्थ है कि मनुष्य के सभी वर्गों के साथ समान न्याय हो, किसी के साथ लिंग, धर्म, जाति के आधार पर भेदभाव ना हो। सामाजिक न्याय के 3 सिद्धांत हैं, सभी के साथ समान व्यवहार, आनुपातिक न्याय और सामाजिक न्याय की मान्यता। ये यहाँ पे आपको याद रखने हैं। 9वां प्रश्न है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम या अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 की क्या उद्देश्य हैं? तो यहाँ पे लिखेंगे, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का उद्देश्य अनुसूचित जाति के विरुद्ध किए गए अपराधों के निवारण के लिए है। यह एक दंडनीय कानून है। यह अधिनियम 11 सितंबर 1989 में भारत संसद द्वारा पारित किया गया और 3 जनवरी 1990 को सारे भारत में लागू किया गया। इस अधिनियम में 5 अध्याय एवं 23 धाराएं हैं। ठीक है, ये लिखिएगा। न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है? 10वां प्रश्न ये पूछा गया है। तो लिखेंगे, न्यायपालिका का मुख्य कार्य निम्न है। पहला, मूल आरंभिक क्षेत्राधिकार। दूसरा, रिट अधिकारिता। तीसरा, सहकारी अधिकारिता। चौथा, नागरिकों के मूल कर्तव्यों की रक्षा करना। और 5वां, विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून की समीक्षा करना। ये 5 मुख्य कार्य आपको याद रखने हैं। 11वां प्रश्न है, मानव एक संसाधन है कैसे? तो इसमें लिखेंगे, मानव को संसाधन उनकी संख्या, शारीरिक एवं मानसिक शक्ति बनाती है। शारीरिक एवं मानसिक शक्ति का विकास शिक्षा, तकनीक, स्वास्थ्य एवं कौशल की सहायता से होता है। इनकी रक्षा से ही मनुष्य कई वस्तुओं का निर्माण करने लायक बनता है। ये आपको लिख लेना है बच्चा। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, आपके एग्ज़ाम में ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है, तो आपको ये सारे क्वेश्चंस एकदम अच्छे से ध्यान में रख लेने हैं। 12वां प्रश्न है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन का विश्लेषण उदाहरण सहित करें। तो सबसे पहले लिखेंगे नवीकरणीय संसाधन। इसमें लिखना है, वैसे संसाधन जिनका निर्माण शीघ्रता से हो जाता है अर्थात दोबारा प्रयोग किया जा सकता है, उन्हें नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे लिख सकते हो, नवीकरणीय संसाधन में सूर्य का प्रकाश है ना, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा। नवीकरणीय संसाधन असीमित होते हैं, परंतु इनमें से कुछ मृदा, जल और वन का मानवीय क्रियाओं द्वारा लापरवाही से किया गया प्रयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। अगला लिखेंगे अनवीकरणीय संसाधन। इसमें लिखेंगे, वैसे संसाधन जिनमें एक बार समाप्त होने के बाद नवीकरण होने में लाखों वर्ष लग सकते हैं, उन्हें अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। ठीक है, आप सभी जानते हो कि कोयला का निर्माण पेड़ पौधों के दबने से लाखों करोड़ों साल में हुआ है। यदि फिर से कोयला का निर्माण होना हो तो फिर से लाखों करोड़ों साल चाहिए, और इसीलिए इन्हें अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। 13वां प्रश्न है, 2 सोपानों के नाम बताइए जिससे केंद्र सरकार ने पौधे और प्राणियों के संरक्षण के लिए प्रारंभ किया है। तो पहला है नेशनल पार्क और दूसरा है वन्य जीव अभ्यारण्य। ये 2 आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, मृदा अपरदन की समस्या का उल्लेख करें। तो इसमें लिखेंगे,
मृदा अपरदन एक बहुत बड़ी समस्या है। वर्षा ऋतु प्रारंभ होने के पूर्व जब पहली बारिश होती है तब किसान खेत की जुताई करता है। इसके बाद कुछ ही दिनों तक वर्षा नहीं पड़ने के कारण जुताई किया गया खेत सूख जाता है। अड्डा करेंगे ना, पड़ने। उसके बाद तेज हवाएं चलती है तो मिट्टी को उड़ाकर ले जाती है। जब वर्षा होती है तब पानी के साथ बहुत सारी मिट्टी बहाकर ले जाती है। ये आप मृदा अपरदन के बारे में नोट कर लीजिए। 15वां प्रश्न है, जल एक नवीकरणीय संसाधन है, कैसे? तो इसमें लिखना है बच्चा, जल एक नवीकरणीय संसाधन है क्योंकि जल का नवीकरण शीघ्रता से हो जाता है। जल वाष्पीकरण, वर्षण और जलवाष्प की प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पूरा महासागरों में चक्र द्वारा निरंतर गतिशील होता है। इसीलिए हम लोग इसे जल को चक्रीय संसाधन भी बोलते हैं। याद रखना है, जल को हम चक्रीय संसाधन भी इसलिए बोलते हैं क्योंकि पहली बात तो यह नवीकरण तुरंत हो जाता है। जैसे जल वाष्प बन के फिर संघनन होकर बादल बनेगा, बादल से फिर वर्षण के द्वारा फिर से महासागर। तो इस प्रकार यह चक्र चलते रहता है, इसीलिए इसे चक्रीय संसाधन कहते हैं। खनिज का संरक्षण क्यों आवश्यक है? तो इसमें लिखेंगे, मनुष्य के कई क्रियाकलापों में खनिज की आवश्यकता होती है। हम बहुत साल तक खनिज का प्रयोग करते आ रहे हैं, किंतु खनिजों का निर्माण की प्रक्रिया अत्यंत धीमी है, इसलिए खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता है। ये आप यहाँ पे नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है 17वां प्रश्न, परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा में क्या अंतर है? तो इसमें लिखेंगे, यहाँ पे देखिए ऊर्जा नहीं स्रोत लिखना चाहिए, स्रोत में क्या अंतर है, ऊर्जा के स्रोत। तो यहाँ लिखेंगे परंपरागत ऊर्जा के स्रोत लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे ऊर्जा के स्रोत परंपरागत स्रोत कहलाते हैं। जैसे उपले, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। आप इन स्रोतों को अनवीकरणीय स्रोत भी कह सकते हो, ठीक है। गैर परंपरागत स्रोत में याद रखेंगे, गैर परंपरागत स्रोत असीमित है, जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा आदि। परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों को आप यहाँ पे याद रखिएगा। 18वां प्रश्न दे रखा है, गहन निर्वाह कृषि और वाणिज्य कृषि में अंतर स्पष्ट करें। तो इसमें याद रखेंगे, कृषि का ऐसा तरीका जिसमें किसान है ना, किसान मुख्यतः अपने परिवार की सुरक्षा हेतु कृषि कार्य करता है, गहन निर्वाह कृषि कहलाता है। वाणिज्य कृषि में फसल उत्पादन एवं पशुपालन मुख्यतः आर्थिक लाभ के लिए किया जाता है। कृषि उत्पादन बाजार में बेचने के लिए किया जाता है। कृषि यांत्रिकृत एवं विस्तृत होती है, यानी इस प्रकार की कृषि में अत्याधुनिक मशीनों का भी प्रयोग किया जाता है। 19वां प्रश्न यहाँ दे रखा है, भारत में गहन निर्वाह कृषि क्यों प्रचलित है? तो यहाँ लिखेंगे, गहन निर्वाह कृषि में किसान साधारण औजारों से खेती करता है। इसमें श्रम की प्रधानता रहती है। भारत की जनसंख्या अधिक है, इसलिए भारत में गहन निर्वाह कृषि प्रचलित है। इसमें अत्याधुनिक मशीनों का प्रयोग के बजाय श्रम को अत्यधिक महत्व दिया जाता है, ठीक है। और जो भारत में जानते हो कि जनसंख्या अधिक है, इसलिए यहाँ पे गहन निर्वाह कृषि प्रचलित है। 20वां प्रश्न है, चलवासी पशुचारण भारत के किस राज्य में होता है? तो भारत के राजस्थान, हिमाचल प्रदेश एवं जम्मू कश्मीर में चलवासी पशुचारण प्रचलित है। 21वां प्रश्न है, इतिहास में तारीखों का क्या महत्व है? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ से आपको इतिहास के प्रश्न मिलेंगे। तो यहाँ पे लिखा गया है, इतिहास अलग अलग समय पर होने वाली परिवर्तनों का संबंध बताता है। अतीत में चीज किस तरह की थी,
उसमें क्या बदलाव थे। अतीत और वर्तमान की तुलना की क्रम में हम तिथिवार घटनाओं का विवरण ढूंढते हैं, इसलिए इतिहास में तारीखों को बहुत महत्व दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप ये आंसर्स ध्यान में रखिएगा। 22वां प्रश्न पूछा गया है, अंग्रेज टीपू सुल्तान से भयभीत क्यों थे। तो यहाँ पे लिखेंगे टीपू सुल्तान के नेतृत्व में मैसूर एक शक्तिशाली राज्य बन चुका था। टीपू ने कंपनी के व्यापारिक हितों पर आघात किया। उसने अपने रियासत के बंदरगाह से चंदन, काली मिर्च, इलायची के निर्यात पर रोक लगा दी। साथ ही टीपू ने फ्रांसीसियों की मदद से अपने सेवा का आधुनिकीकरण किया। फ्रांसीसियों के साथ बढ़ते संबंध से अंग्रेज काफ़ी साशंकित हो गए थे और यही कारण था कि अंग्रेज जो थे वो टीपू सुल्तान से भयभीत भी थे। 23वां प्रश्न है, झारखंड कंपनी के संपर्क में कैसे आया। तो इसमें याद रखेंगे झारखंड में अंग्रेज का प्रवेश सिंहभूम जिला की ओर से हुआ था। 1765 ईस्वी में बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी जब ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हुई तब झारखंड अंग्रेजों के अधीन आ गया। और आप सभी जानते हो कि 15 नवंबर 2000 से पहले झारखंड बिहार का ही एक अंग था। तो यहाँ पे आगे लिखेंगे झारखंड उस समय बिहार का एक अंग था। जब बिहार आ गया तो बिहार पूरे झारखंड को बिहार ही बोला जाता था, तो झारखंड भी उसी समय आया था। 24वां प्रश्न है, अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू की। तो यहाँ पे याद रखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। 25वां प्रश्न है, रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ एवं किसने लागू की। तो यहाँ याद रखेंगे रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास और मुंबई के अधिकतर भागों में लागू की गई थी। इस व्यवस्था को लागू करने का श्रेय थॉमस लिखिएगा, थॉमस मुनरो को जाता है। इसके तहत उपज से होने वाली आय का लगभग आधा भाग लगान के रूप में वसूल किया जाता था। 26वां प्रश्न है, बगान मालिक और किसान के बीच होने वाले अनुबंध में क्या शर्तें रहती थी। तो यहाँ पे याद रखेंगे बगान मालिक किसानों को नील के उत्पादन के लिए कम ब्याज दर पर कर्ज देते थे। किसानों को अपनी जमीन की 1/4 हिस्से में नील की खेती करनी पड़ती थी। किसान फसल उत्पादन के बाद उसे बगान मालिकों को सौंप देते थे। उन्हें नील की बेहद कम कीमत मिलती थी, जिस कारण किसान कर्ज के चुंगल से निकल नहीं पाते थे। तो इस प्रकार के अनुबंध में शर्तें होती थी कि अपनी ज़मीन के 1/4 हिस्से में नील की खेती करो और उस फसल को बगान मालिकों को ही दो, जिसका कीमत बहुत कम मिलेगा। तो इस प्रकार किसान कभी भी उस कर्ज के चुंगल से निकल ही नहीं पाते थे और इस प्रकार वे उनके लिए ही करते रहते थे खेती। झूम खेती का क्या महत्व था। देखिए लंबा थोड़ा सा आंसर है, लेकिन आपको ये आंसर्स याद रखने हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो झूम खेती एक जगह से दूसरी जगह पर घूम घूम कर की जाती थी। जंगलों के छोटे छोटे भूखंडों पर जमीन तक धूप लाने के लिए पेड़ों के ऊपरी हिस्से को काट दिया जाता था और जमीन पर उगी, है ना, यहाँ लिखेंगे उगी घास फूस जलाकर साफ करते थे। इसके बाद में राख को जमीन पर छिड़क देते थे। इस राख में पोटाश होती थी, जिससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती थी। वह कुल्हाड़ी से पेड़ों को काटते थे और कुदालों से जमीन की ऊपरी सतह को जोतने के बजाय खुरद देते थे और बीज रोपण के बजाय बस खेत में बिखेर देते थे। इस प्रकार से झूम खेती होता था। आप सीधा सीधा याद रखिए कि जंगल का एक हिस्से को साफ करके पहले तो वहाँ पर उगे पेड़ों के ऊपरी भाग को काट लेना,
ज़मीन में जो भी पत्ते हैं, घास फूस है, उन्हें जलाकर उनके राख को वहीं के ज़मीन पर बिखेर देना और मिट्टी को सिर्फ खुरेद कर उस पर बीज वैसे ही छिड़क देना झूम कृति इस प्रकार की जाती थी। 28वां प्रश्न है, अंग्रेज द्वारा काश्तकारों को अस्थायी रूप से बसाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसमें लिखेंगे, ऐसे समूह से अंग्रेज को काफ़ी परेशानी थी जो यहाँ वहाँ भटकते रहते थे और एक जगह ठहर कर नहीं रहते थे। वह चाहते थे कि आदिवासियों के सब एक जगह अस्थायी रूप से रहें, खेती करें। अस्थायी रूप से एक जगह रहने वाले किसान को नियंत्रित करना आसान था। इसके अलावा अंग्रेज अपने शासन के लिए आमदनी का एक नियमित स्रोत भी चाहते थे। ठीक है, इधर उधर घूमते रहेगा तो वे टैक्स की वसूली उनसे नहीं कर पाएंगे, कर भी लेना है तो उसे एक जगह बसाने का प्रयास इसलिए करते थे। 29वां प्रश्न है, संथाल विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? तो यहाँ लिखेंगे, संथाल विद्रोह का प्रमुख कारण अंग्रेज औपनिवेशवाद और उसमें निहित शोषण, बंगाली एवं महाजनों तथा साहूकारों का शोषण था। ये आप यहाँ पे याद रखेंगे। 30वां प्रश्न है, खरवार विद्रोह क्यों हुआ था? तो लिखेंगे, 1857 में हजारीबाग तथा रांची में हुए विद्रोह की खबर से पलामू में भी प्रतिक्रिया हुई। चेरों, खरवार तथा भोक्ताओं ने भी विद्रोह में शामिल होने का निर्णय लिया। भोक्ता समाज के नीलांबर और पीतांबर ने अंग्रेजों से बदला लेने के लिए शाहपुर थाना पर आक्रमण किया क्योंकि अंग्रेज ने उनके पिता की हत्या कर दी थी। पलामू के सभी क्षेत्र पर विद्रोहियों का कब्जा होता जा रहा था। याद रखेंगे, नीलांबर और पीतांबर यहाँ पे भोक्ता समाज से थे, ये आपको याद रखनी है। और खरवार विद्रोह भी ये ध्यान में रखना है। मुंडा विद्रोह, खरवार विद्रोह, संथाली विद्रोह, ये आप झारखंड के जो जनजातीय विद्रोह हैं इन्हें आपको अच्छे से याद रख लेने हैं बच्चे। ठीक है, चलिए तो बच्चा इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आशा करता हूँ कि आपने ये प्रश्नों को नोट किया होगा और जो आपको टारगेट मिला है 100 लाइक का, उसे आप लोग जल्दी से पूरा कीजिए। तो इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यदि आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, है ना। आपको वहाँ पे इसकी PDF मिल जाएगी। थैंक यू बच्चा।